प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैस व्यूज के प्रोग्राम पस पर्दा में नामवर माहिर आईनो कानून और सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम रई आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे आज के मौजूआत में सुहेल अफरीदी की तीसरी बार अपने कायद इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी गई और इसी मौजू के तसलसल में एस्टेब्लिशमेंट के नाम नहाद एक तर्जुमान ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ इस मुलाकात नहीं करवाई गई, इनको एक टीका और लगना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बहावलपुर से बच्चियों और वालदा के अगवा केस में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मुखातब करके क्या ऑब्जर्वेशन दी और डिक्की भाई और उनकी अहलिया को रिलीफ के लिए 90 लाख की रिश्वत लेने और अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में FIA के एक बड़े अफसर को रिमांड पर दे दिया गया। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, हम अजहर सदीक साहब की राय जानेंगे। सर, सबसे पहले सुहेल अफरीदी की तीसरी बार मुलाकात वो भी नहीं होने दी गई। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात को जेलर ने जूते की नोक पर रख कर फजा में उछाल दिया। ये मुसलसल तौहीन अदालत की जुर्रत एक जेलर कर सकता है सर? ये बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में तो कर सकता है ना जी। मैं तो कई दफा हाई कोर्ट के जजेस के सामने कहा कि इस वक्त हाई कोर्ट एक हवलदार को नहीं बुला सकते। और देखिए, वो मैं जो कि हालात और वाकयात के मुताबिक है, यहाँ दरखास्तें दायर होनी हो, दरखास्तें फिक्स नहीं होती, एक नहीं इतने मसले हैं, आप परेशान हो जाएंगे इन सब चीजों को सुनते। और मैं, आपको याद है, मैं पहले दिन से इस बात से इतफाक नहीं करता था कि ये लार्जर बेंच के पास केस जाना चाहिए, एतराज उठाना चाहिए था। मैंने पहले दिन ही एक बात कही थी। मैंने इसमें मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की हुई हैं इसमें कि जनाब, मैंने तो मुलाकातों का इशू नहीं था, मेरा तो कमीशन का और बाकी चीजों के हवाले से कमीशन बनाने का और बैन अवी कवानीन के मुताबिक मुलाकातों का था। यहाँ फैसला बड़ा वाज़ेह तौर पर है, ठीक है ना जी। सिर्फ डॉक्टर उस्मा खान को मुलाकात की इजाजत मिली है और लेकिन इनको नहीं मिला। अब अगर हुकूमत वक्त या जो कोई भी मुख्तदर इदारा या जो भी आप कहें इस हवाले से भी वो काबीना तश्कील देनी है, काबीना तश्कील के लिए आपकी एक मुलाकात ना करवाना क्या मामला? यानी देखा ना कितने इश्यूज आ रहे हैं, छोटे इशू नहीं, बहुत ज्यादा इशू सामने आ रहे हैं। और ये तकलीफ दे बात है, ये बहुत तकलीफ दे बात है कि आपको चीजों को अगर आगे लेकर चलना है तो आपको उस तरीके से लेकर चलना होगा, आइन और कानून की बालादस्ती करनी होगी, हालात और वाकयात ठीक करने होंगे। लेकिन नहीं, यानी कौन पूछेगा? आप बताए ना। यानी यहां अगर पहले आर्टिकल 184(3) होता तो अब तक कब तक इस मामले का खुद नोटिस लिया होता। भाई वहां अदालतें पहले सेफ गार्ड के तौर पर बैठी थी, यानी वहां जुडिशियल ओवर रीच की बात कर रहे थे आप। लेकिन क्या था, यानी अब क्या है, अब क्या हालात है? अब तो आप, यानी कई लोग तो कहते हैं कि बहुत से लोगों ने चूड़ियां पहन ली हैं, यानी बहुत सी बातें हो रही हैं अपना ब्यूरोक्रेसी के बारे में या बाकी लोगों के हवाले से। लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है ना, और मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि जब उस्मान बुजदार को जब हमजा शरीफ नहीं आ रहे तो वजारत वाला कर रहे थे काम सारा ने। आज रुक गया कोई काम? बिल्कुल नहीं रुका। जो ये कहते हैं कि जनाब नहीं, काबीना के लिए उनको जरूरत नहीं होनी चाहिए, खुद ही आना चाहिए, काबीना के मशवरे के हवाले से कौन लोग हैं जो रोक रहे हैं? यहाँ कोई है? चलें, कम से कम अब इस मामले में चीफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। अडयाला जेल पंजाब हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में आती है, तो क्या पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपके मुंतखब वजीर आला की सिर्फ इतनी हैसियत है कि हम उसको मुलाकात की इजाजत नहीं दे सकते? तो ये सब देखिए, बात फिर वही मैं बात करता चलूँ, अगर इस मुल्क में नेशनल कोहिजन होती, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ चीजें जारी होती तो ये को मुलाकात बड़ा इशू था, बड़ा मामूली सा इशू था। और ये यानी यहीं से आप अंदाजा लगाएं, आप सियासतदान नहीं समझना चाह रहे तो कौन समझाए इसको? अब हम तो यही बात कर सकते हैं ना, ठीक है ना जी। और तोशाखाना 2 के इसकी समात और डॉक्टर उस्मान नियाजी के सामने सारी बातें आई हैं। बुरे पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई, पैदल चल के जाना पड़ा। और अब यहाँ जो है ना, सुहेल अफरीदी साहब ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का फैसला कर लिया। वो इस तरह की दरखास्तें दायर होती रहेगी, फर्क क्या पड़ना है उनको? अभी कितनी तौहीन अदालत की दरखास्तें लास्ट डेट पे थी, उसकी बजाय जेल पे जो सियासी गुफ्तगू होनी है वो पाबंदी लग गई, यानी वो पाबंदी का वो रूल बहाल हो गया। यानी आप जो भी करते रहे ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यहाँ हालात होने हैं। और अलीमा खान ने खुला इल्जाम आयद किया है कि हमें अपने भाई से मुलाकात से जेल की पुलिस नहीं रोक रही, पंजाब पुलिस रोक रही है।
और ये तो ये हकीकत है ना, बुनियादी तौर पर अडियाला जेल जो है वो जुरिस्डिक्शन तो सुबह पंजाब की है, और वहां पुलिस भी सारा जितना भी है ना, जो कि पिंडी के आता है ना, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद तो है नहीं। मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद की अपनी एक जेल बनाए। मैंने पिटीशन भी दायर की हुई है, इस्लामाबाद की अपनी जेल हो। तो यहाँ तो इसीलिए तो है ना, यानी क्या करना था, इमरान खान साहब को पहले अटक जेल में रखा गया, अब अडियाला में ले आए, अब अडियाला से आगे बहुत सी बातें होनी है। लेकिन ये तो बात बड़ी वाजी है, तो पंजाब, यानी ये तो पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है, और यहाँ वजीर आजम साहब वो बाबा वो बेबस हैं, वजीर आला चले, अभी तक उनकी तरफ से तो वजाहत नहीं आई। वो ठीक है, अगर किसी तीसरे आदमी ने बात की है तो उसके बाद की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आईन और कानूनी तौर पर इस सारे मामले के अंदर एक और आईनी दरखास्त दायर करनी चाहिए मेरे ख्याल में। कंटेम्प्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं होना कंटेम्प्ट के हवाले से। एक फ्रेश पिटीशन, मैं जैसे जिक्र कर रहा हूं कि मेरी लग जाए, लार्जर बेंच के पास देखे ना नुकसान क्या हुआ है। लार्जर बेंच ने बैठना है मर्जी के साथ, सिंगल जज तो बैठा होगा, हर वक्त बैठा होगा, या डीबी के पास, डीबी ये लार्जर बेंच तो मर्जी से बनना है, जब मर्जी से बनना है तो मर्जी से लगना है। तो ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि यार इसको कैसे करना है। उस तरह करेंगे तो चीजें ठीक होंगी, वरना ये मैं एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं। कस्टडी है या जुडिशियल कस्टडी है इमरान खान की अडयाला जेल में? देखिए इमरान खान साहब अभी एक तो देखिए ना, एक तो कुछ मुकदमा तो ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल प्रेसिडेंट के तौर पर है, जैसे मिसाल के तौर पर ये 190 मिलियन पाउंड का केस है, ठीक है ना जी। और दूसरे एक केस में सजा हो, सॉरी, ये 190 मिलियन में सजा हो चुकी है, तोशाखाना 2 के हवाले से जो है वो भी अंडर ट्रायल केस के तौर पर चल रहा यानी है। जुडिशियल कस्टडी है वो? जी बिल्कुल हकीकत है, जो मर्जी आप कह दें इसको, लेकिन क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेशन इनकी है ना, अदालतें कहती भी रहेंगी, नहीं मानती हैं, और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और दूसरी जो बात है कि यहाँ मिसाल के तौर पर हमारा दोस्त है हसन अयूब, उसने एक बात की है, अब उन्होंने कहा जी आइन के मुताबिक। मैं यही सवाल करने लगा था सर, जो आपने ये न छेड़ी, बिल्कुल सही। यही सवाल है अगला सर। देखिए एक बात समझना है आपको, एक बड़ी सीधी सी बात है, भाई आप किसी वजीर आला को किसी से मुशावरत, आइन कहाँ रोकता है मुशावरत करने से, सवाल है। वो कह रहे आइन में जा, भाई आइन में रोका कहाँ है? यानी आप तो ये देखे ना, भाई मेरी मर्जी है, मैं जिसे मर्जी मिलूं, जिसे मर्जी मशवरा करूं, मैं जो आप अपना ना देखे ना, फैसले तो मैंने कर रहे हैं ना। जैसे मैंने उस वक्त कहा था कि वो इमरान खान साहब के मशवरे से इस्तीफा जो देने वाली बात है वो गलत है, वजीर आला को अपना इख्तियार इस्तेमाल, यहाँ भी वजीर आला अपना इख्तियार इस्तेमाल अगर मुशावरत कर रहा है, भाई ब्लैक एंड व्हाइट में लिखने की क्या जरूरत है? तो यहाँ तो जो जो मर्जी सर कहे। कौन से वजीर आजम थे जो एक सजा याफ्ता शख्स से मिलने के लिए काबीना समेत लंदन पहुंच गए थे? वो कौन से वजीर आजम थे? देखें आपके सामने रिकॉर्ड के ऊपर एक एक चीज मौजूद है, एक एक चीज मौजूद है, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। मुस्लिम नून के दौरे में आ रहे हैं, दोहरा तरीकाकार है, काबीना के इजलास नहीं होते रहे, कहाँ कहाँ इजलास किया, बड़ी बातें हुई, उस वक्त बहुत बातें हुई, कहाँ है मीडिया आज? आज वो मीडिया बात ही नहीं करता है। आज हम उलझे हुए हैं इन चीजों की तरफ, उलझे रहेंगे, इससे मसले नहीं हल होने। जिनसे मिलने के लिए वजीर आजम गए थे काबीना समेत, सर वो सजा याफ्ता थे या एक बाइज्जत, ये ना बरी होने वाले एक लेकिन मोअज़्ज़ज़ शहरी यही थे? तो रोना है इकराम चौधरी साहब, यही तो रोना है, एब्सकॉन्डर भी थे। अच्छा, इश्तिहारी भी थे, सजा याफ्ता भी थे, और वजीर आजम और पूरी काबीना, वफाकी काबीना उनके पास हाजिर हुई और वहां पे मीटिंग हुई। एक बात तो चॉइस साहब बड़ी वाजे तौर पर है, देखिए जुल्फकार अली भुट्टो को हम गद्दार कहते रहे, वो इस मुल्क से निकल ना सके, ये हम सब ने देखा। वो जुल्फकार अली भुट्टो को गद्दार कहते रहे, वो इस मुल्क से निकल ना सके। और नवाज शरीफ आपको याद है, इसको निकालने वाले पहले भी ले गए, निकाल के वापस भी ले आए, फिर निकाल के लेकर गए और फिर भी वापस, ये तारीखी बातें हैं। डीलें हुई, सारा कुछ हुआ, तो उनके इजलास होना नहीं होना, एक इश्तिहारी था, अदालतों में आया, बायोमेट्रिक भी हुई, इश्तिहारी था, और इश्तिहारी को क्या रिलीफ मिले? आप जरा इस तरह का कोई रिलीफ मुझे लेकर दिखा दें। दोहरा मेयार तो बड़ा वाजे तौर पर क्लैरिटी के साथ मौजूद है। दोहरा मियार हमारी अदालतों का बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वाजे है। अजहर सिद्दीक साहब ने दुरुस्त कहा। सर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच टूट गया। हमारे नाजरीन को बताइए कि क्या हुआ किस्सा। देखिए मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ, जस्टिस खादम हुसैन सोमरू जो है ना वो कंफर्म जज है, और मैं आज भी मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये हाईकोर्ट का इख्तियार ही नहीं है। मेंटेनेबिलिटी के हवाले से बातें हुई हैं, ये एक्चुअली एक्चुअली मैटर को प्रोलॉन्ग करने की बातें हैं, मैं दो तरह से देख रहा हूँ।
जस्टिस खादम हुसैन सोमरू जो है वो कंफर्म जज है, और उन्हें ऐसी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए। ये मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है ना कि ये केस लगेगा तो काबिल समाअत तो है नहीं, दरखास्त तो खारिज करनी पड़नी। आर्टिकल 199 को सामने रखते हुए किसी जज के अगेंस्ट तो रिट लाई ही नहीं करती। आर्टिकल 199 सब आर्टिकल 5 बड़ा क्लियर है। खादिम हुसैन सोमरू वहां एक तवाना आवाज है, बड़ी अच्छी बात, यानी जब रिमार्क्स दे रहे हैं, जब केसेस सुन रहे होते हैं। बाकी तो आपके पास सबसे अहम केसेस जो है वो अनकन्फर्म जजेस के पास लग रहे हैं, और अनकन्फर्म जजेस के हवाले से आप समझ सकते हैं बात की है। तो ये इसमें एक बड़ी खबर आने वाले दौरों में नजर आएगी। यानी ये मेरिट पे टूटा है या पीछे कोई और कहानी है, वो कहानी आप लोगों को मुझे देर नहीं लगेगी सामने आ जाएगी। लेकिन मैं आपको पता है हमेशा कंस्पिरेसी थ्योरी को साइड पे नहीं फेंकता। कंस्पिरेसी थ्योरी में हमेशा सामने रखता हूं कि वक्त के साथ साथ वो चीजें सारी सामने आती रहती। वक्त के साथ साथ चीजें सामने आती रहेगी। सर, ये पिछली समाअत पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बहावलपुर की बच्चियों और उनकी वालदा के केस में बड़े बड़े अफसरान को तलब किया था। आज उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को भी मुखातब करके ऑब्जर्वेशन दी। वो बड़े अफसरान आज हाजिर हुए सर? अच्छा भाई साहब, अगर ये निजाम चल रहा होता इस मुल्क का, उस डगर पे चल रहा होता, उस सिमत में चल रहा होता, तो ये हालात ना ठीक हो जाते। ये मुल्क को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया हमने। खलीफा हाजिर हो सकता है अदालत में। कुछ इस ये ना भरोसा जो हमारे खुलफा राशिदीन का सुनहरी दौर है, तो ये बड़े अफसरान मैं खुलफा राशिद से भी ऊपर है। मैं चॉइसा मैं देखिए, मैं बताऊं आपको। मैं अपना ना डॉन लीग्स के केस में नवाज शरीफ को पेश होना पड़ा था, शायद खकान अब्बासी भी पेश हुई। जस्टिस मजार अली अकबर नकवी का यही तो एक यानी आप कह देना कि कसूर, ये कसूर ये भी था उनका कि उन्होंने बुलाया था इनको। मैंने पिटिशन फाइल की थी, ये रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन यहाँ जो है ना, यहाँ आप सोचते हैं, मैंने जैसे कहा कि हमारे यहाँ एक इंप्रेशन इस तरह के, एक हवलदार को इस वक्त अदालतों का जो हमने अदालतों का जो म्यार देखा है अपने उस दौर, ये 3.5 साल से पहले चले जाए ना, ये 3 साल चले, 3.5 साल से 26वीं तरमीम से पहले भी चले जाएं आप, तो नहीं हुआ। अब हम देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट के आपके सामने है। आज सुबह आप खबर देखते रहे, जस्टिस आलिया नीलम के खिलाफ शिकायत दे दी है सब डिविजनल काउंसिल में। वो टेकअप करती नहीं टेकअप करती, बड़े केसेस का जिक्र किया है, ग्रीवियंस पिटीशन का मैं जिक्र करता रहा हूँ और रवैये का मैं जिक्र करता रहा हूँ। वो आज सारी चीजें सामने आ गई है ना, तो ये तो एक बड़ी वाज़ेह पर बात है। लेकिन जो औरत कार्ड खेलते थे ना पंजाब में, तो आपको पता औरतें ही चला रही है ना, औरतें ही चला रही है ना सुबह सारा। ये और बिल्कुल वो ऐसा। औरतें जब चला रही हैं तो बताया गया कि औरतों का सोचना है, लेकिन कहाँ सोचना है। बुशरा बीबी जब औरत के तौर पर थी तो तब रवैया और था। मरियम बीबी और तरह से तो रवैया और था। ये हम रिकॉर्ड के ऊपर देखते रहे हैं। ये वही जो बिल्कुल। एंकर हजरात जो बड़ी खवातीन है, बड़ी बातें करती थी, हम रवैया देखते रहे हैं। आज कहाँ है वो जो बाजारों में वो सौदा साल महंगा ढूंढने जाया करती थी, और रोजों में बड़ी बातें हमारे कर, होता था। महंगाई में बड़ी बातें किया करती थी। हमने इतना कुछ तो देखा है, हमारे आप बताएं ना, हमने नहीं देखा, हमने इतना कुछ देखा है, अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है। आज वो कहाँ है, वो कहाँ गए एंकर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़ा बड़ा बड़े दावे करते थे, कहाँ है वो दावे। और नीस तो नाबूद हो गए वो दावे। खुदा रहा यार, क्या मजाक बनाया हुआ है इस निजाम के हवाले से। जरा ये गौर करें इन चीजों को, वो कहाँ गए। सवाल तो होगा, जवाब भी देना होगा। तो यहां जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चेहरा दिखाया है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अदालतें वो अदालतें नहीं है। जब वो अदालतें थी तो बुला लिया करती थी। दूसरा गिलानी का केस मैंने किया, अब सदर आसफ अली जरदारी के खिलाफ तो इन अदालत के केस के बाद जोड़े अपना वजीर मजहबी अमूर थे खुर्शीद शाह, हज कोटा के सिलसिले में, उसमें मुझे तो याद है हमने अपने अभी बताएं ना, कोई आप बताएं। हाँ, एक तौहीन अदालत में सजा दी थी, याद होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपना कुछ लोगों को वो सजा सस्पेंड होगी। अभी बताएं कौन से कंटेम्प्ट में कौन सा आया या किसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ। आप 26वीं तरमीम के सम्राट आप देखते जाएं, तो ये सोचना चाहिए। उन्होंने बड़े अच्छे लफ्जों में बड़े आराम से चीजें सारी समझाई है। लेकिन जनाब, जब आप जुल्म करेंगे तो हाल यही होगा, याद रखिएगा। ये एक एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी, उसके बारे में सिर्फ इतना ही ना, इमरान खान ने कह दिया था कि उनके अहकामात के बारे में हम कानूनी तौर पर उनके खिलाफ जाएंगे। इसे तौहीन अदालत करार। छोई साहब छोड़ें, माजी की बातें आप क्या कर रही हैं। यानी इसका मतलब यहाँ पाकिस्तान दो है, एक यहाँ 26 तरमीम से पहले का जहाँ जो और एक जजिस के हवाले से बात बाद। थी ना, वो जजिस के हवाले से बातें और थी। वो माजी की बातें आप क्यों कर रहे हैं उन चीजों
सही है सर, सही है, दिल दुखता है सर अदलिया के। सिर्फ इमरान खान के लिए था। सर ये अगला मौजू और आखिरी मौजू, टिक्की भाई और उनकी अहलिया को रिलीफ देने के लिए 90 लाख रुपए की रिश्वत लेने के इल्जाम में एफआईए के एक बड़े अफसर को रिमांड पर भेज दिया गया। सर ये बड़े अफसर कौन है और ये क्या किस्सा है? बहुत शुक्रिया जी। चॉइस सरफराज चॉइस सब भाइयों की तरह दोस्तों की तरह से है, लेकिन मैं एक बात एफआईए के ऑफिसर्स को उस वक्त का, अब तो नेशनल क्राइम अपना साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में उस वक्त कहा था जुल्म ना इतना करें। और मैंने एक बात ये भी कही थी कि कल आपकी बारी भी आनी है। मैं आज फिर कहता हूं कि जजेस अभी भी आपने आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं किया, बारी आपकी भी है। आपको किसने क्या कि आप बचे हुए हैं? ये मिसाल आपके सामने मौजूद है। बड़ी ज्यादतियां हुई हैं उस दौर के अंदर, बहुत से लोगों के साथ आई ना। यानी अगर देखा जाए, फलक जावेद का क्या कसूर था इस केस में? उजमा बुखारी वाले केस में कोई ताल्लुक नहीं था, ना उसने कोई वीडियो बनाई, ना आज तक वो वीडियो बनाने वाला सामने नहीं आ सका। हम तो कहते रहते कि वो फेक है, कौन बनाने वाला, सामने आने चाहिए। और बहुत से लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई, हमने वो भी देखा, बताया ना रिकॉर्ड के ऊपर। हमने एक एक चीज देख चुके हैं सारी हमने, और हमारा अंदाजा सारा हो। लेकिन यहां तो देखे ना, एफआईआर एक पूरी चार्जशीट है, नाम आ गए, ऑफिसर्स के नाम आ गए। अब वो चौधरी सरफराज चौधरी साहब से तो आपको पता है, और ये मकबूल जान साहब, ज्यादती हुई उनके साथ, बहुत से लोग बड़ा मुझसे भी तंग। मुझसे भी बड़ी मोहब्बत करते थे जो सरफराज साहब। अब मैं देखिए देखिए वो बात वो भी है, देखिए ना, जहां तक है हम तो कोशिश करते थे कि कानून और आइन के मुताबिक चीजें सारी चले। लेकिन ये है ना, बेगुनाह लोगों के साथ अगर आप जुल्म करेंगे, आप एक ऑफिसर हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जब बेगुनाह लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करेंगे यही होगा। मुझे इस बात का पता था। देखिए बड़े बोल से तो बचना चाहिए। आपने बेगुनाह के साथ, ये बंदा कहे ना कि ऑफिसर किसी को पता नहीं है, ऑफिसर को पता है। और मैं ये बातें बार बार मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगली बारी जो है ना, जजों की भी होनी है। अगर अभी भी अपना अदालतों ने अपनी बेतौकीरी, यानी यानी आपने वकला के साथ ज्यादती जुल्म देख लिया, साफियों के साथ देख लिया, मजहबी कारकुनों के साथ आपने देख लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देख लिया, अभी बारी उनकी है। हार्ट स्टेट का ये रुख ये नहीं है जो हार्ट स्टेट का ये रुख बन चुका है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं सबके, वो नाम बड़ा वादे तौर पर है। और ये मैं डिटेलें बताई हैं, फ्रंट मैन के नाम बताए हैं। ये बातें उन दिनों भी सुना करते थे, पर मैं यकीन कम करता था कि ऐसे हालात और वाकयात नहीं। लेकिन अब तो चीजें बड़ी खुल के सामने आ गई हैं, और ये बड़ा भयानक केस है। और इसका ट्रायल चला, अगर सजाएं हो गई, तो इसका एक दूसरा रुख भी याद रखिएगा, मैं जो बताता चलूं कि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ये झूठ क्यों ना हो। ये भी याद रखना है। ये सिर्फ ये बताना ये चाह रहा है कि भाई ऑफिसर कोई भी दबंग आ जाए वो हमारे नीचे है, जब मर्जी चाहे हम उनके साथ जो मर्जी कर लें। ये भी पॉसिबिलिटी जेल में रखिएगा कि ब्यूरोक्रेट्स तक ये बात भी पहुंचनी जरूरी है, या ये ऑफिसर साहब, कि जनाब आप हमारी मर्जी का काम करिए, अगर हमारी मर्जी का काम नहीं करेंगे तो हम ये भी कर सकते हैं। एक तस्वीर का रुख ये भी है। एक तस्वीर का तीसरा रुख भी रह जा रहा है कि डगी बाई के केस में बहुत बड़े गैंग, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के बाकी चीजों के बहुत से नाम थे, ये शवाहिद उस तरफ जा रहे थे। यानी जरा बात को समझिएगा कि तीसरे शवाहिद उस तरफ जा रहे थे, उन चीजों की तरफ जा रहे थे कि वो बड़े बड़े नाम थे। और ये आपको पता है, पैसा इधर से उधर करना जो है ना, जो कि वाइट पैसा होता है, जब आप यूट्यूब चैनल जब करोड़ों रुपए आता है ना, तो बड़े आसानी से पैसा आगे पीछे करना, वाइट करना, तो ये कैरियर के तौर पर भी। और आपके कैरियर के तौर पर आपको याद है, यान अली एक नाम था, फिर यहाँ जी, सोना स्मगल होता रहा, फिर बहुत यहाँ से मशहूर। पैसे आते थे जहाजों पे, लांचों पे, ये सारा सुनते रहे हैं, सोना स्मगल होता रहा। तो ये एक मॉडर्न टेक्निक, क्रिप्टो करेंसी को भी लीगलाइज करने के अलावा ये बाकी, अगर ये तस्वीर में चीजें खुली तो बड़ी भयानक होगी, बहुत चेहरे बेनकाब होंगे। इस पे चाहिए कि एक जुडिशियल कमीशन बन जाए जो हकायक और सच सामने ले आए। आपने ये बड़ी अहम बात की कि इस केस का एक रुख तो जाहिर है जो हमारे सामने है कि उन्होंने रिलीफ देने के लिए रिश्वत ली। दूसरा रुख ये है कि ब्यूरोक्रेसी को ये पैगाम दिया गया है कि अगर मर्जी का काम नहीं करोगे तो इस अंजाम से भी दो चार हो जाओगे जिससे चौधरी सरफराज दो चार हुए हैं। और तीसरा ये कि इस केस में अगर दयानतदाराना तहकीकात हुई तो बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम सामने आएंगे। अजहर सिद्दीक साहब के इन्हीं चश्म कुशा इंकशाफात के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं।